गुड इवनिंग स्टूडेंट। आधुनिक भारत के सीरीज में ये हमारा तीसरा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि पुर्तगाली कंपनी कैसे आई, मतलब यूरोप में जितनी कंपनियां एस्टेब्लिश्ड की वो भारत में कैसे आई। हम लोग कल तक ये देखे थे कि कस्तुनतुनिया के पतन की कहानी क्या थी, और कस्तुनतुनिया के पतन के स्टोरी को हम लोग सुने थे, समझे थे, और समझने के बाद हम यही अंदाजा लगाए कि जब यूरोप का व्यापार प्रभावित हुआ तो यूरोप में जितने भी अलग अलग देश थे वो अपनी भौगोलिक खोजों को बढ़ाते हैं, और बढ़ाने के बाद वो नए व्यापारिक मार्गों की खोज करते हैं। तो उस सीरीज का ये तीसरा लेक्चर है। इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी 1453 में जब कस्तुनतुनिया का पतन होता है तो इसके पतन के बाद नए समुद्री मार्गों की खोज होना शुरू होता है हेनरी द नेविगेटर के सहयोग से, और इस खोज को भौगोलिक खोज की संज्ञा दी गई है आधुनिक भारत के इतिहास में। हेनरी कौन रहते हैं? तो ये पुर्तगाल के राजकुमार रहते हैं। इन्होंने एक दिशा सूचक यंत्र बनाया रहता है। इसकी कहानी तो मैं आप लोगों को कल ही बता चुकी हूँ। उस दिशा सूचक यंत्र के सहयोग से भौगोलिक खोज की शुरुआत होती है और अलग अलग देशों को खोजा जाता है। इस खोज के क्रम में मैं कल जो स्टोरी बताई थी वो कस्तुनतुनिया के पतन से जोड़ के बताई थी। अब क्योंकि आधुनिक भारत के इतिहास का हमारा लेक्चर शुरू हो रहा है तो इसमें मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि कब कौन किस जगह का खोज किया। तो पहला यात्री था 1487 में बर्थोलोमियो डियाज। ये बर्थोलोमियो डियाज जो थे ये पुर्तगाली यात्री थे और ये भारत को खोजने के उद्देश्य से निकले, लेकिन ये दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी भाग के सहारे कहाँ पहुंच जाते हैं? तो दक्षिण अफ्रीका के उस जगह पे पहुंच जाते हैं जिसको 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के नाम से जाना जाता है, और उस अक्षांश पे उनका सामना एक तूफान से होता है जिसको गरजता चालीसा के नाम से जाना जाता है, जिसके डर से वो पुनः रिटर्न हो जाते हैं और इस जगह को केप ऑफ स्टॉर्म नाम दे देते हैं। इसके बाद क्या होता है कि इसी केप ऑफ स्टॉर्म को हेनरी कहते हैं कि ये भारत के खोज में एक आशा का बिंदु है, इसलिए आप इसको केप ऑफ स्टॉर्म न कहकर आप इसे केप ऑफ गुड होप की संज्ञा दीजिए। इसके बाद क्या होता है कि 1492 में पुनः 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस जो कि इटली की यात्री रहते हैं, ये पुनः नए मार्गों की खोज में निकलते हैं और इनका भी उद्देश्य भारत को ही खोजना रहता है, लेकिन ये कैरिबियन द्वीप को खोज देते हैं और वहां पे ये अमेरिका की भी खोज कर देते हैं। तो इन्होंने भी एक जगह को खोजा होता है और शायद इनकी आशा भी यही थी कि उन्होंने भारत को खोज डाला है, लेकिन बाद में उनको पता चलता है कि नहीं, उन्होंने भारत को नहीं, उन्होंने अमेरिका को खोजा है। इस क्रम में 1498 में आपको पता है कि वास्को डी गामा आते हैं भारत, और 1498 में जब वास्को डी गामा भारत आते हैं तो इन्होंने पहले ही अपना माइंड अप्लाई किया होता है और ये केप ऑफ गुड होप तक, समुद्री मार्ग के सहारे केप ऑफ गुड होप तक इजिली पहुंच जाते हैं, अर्थात उत्माशा अंतरिक्ष पर ये पहुंचते हैं। और वहां पहुंचने के बाद उनका वही गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद से मुलाकात होता है और उसके सहयोग से ये कहाँ पहुंच जाते हैं? तो केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंच जाते हैं। केरल के कालीकट में पहुंचते हैं जहाँ पे एक बंदरगाह रहता है जिसका नाम कपकपाडू रहता है। तो ये पुर्तगाली यात्री रहते हैं वास्को डी गामा जो 1498 में आते हैं। तो हम अभी यात्रियों का क्रम बता रहे हैं आप लोगों को। फिर इसी क्रम में 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वारेज कैब्रोल जो रहते हैं वो ब्राजील की पुर्तगाली यात्री रहते हैं। ये भी निकलते हैं भारत की खोज के लिए, लेकिन ये ब्राजील की खोज कर देते हैं। इसके बाद हम ये देखेंगे कि इनकी खोज के बाद क्या होता है कि अंततः वास्को डी गामा तो भारत को खोज चुके होते हैं। अब क्योंकि भारत की खोज हो गई है, और भारत की खोज क्या, भारत तो पहले से था ही, भारत से व्यापार करने के लिए समुद्री मार्गों की खोज हो गई जिसमें इनको सफलता मिल गई यूरोपियों को। अब इस सफलता के बाद इनके पास प्रश्न रहता है ये कि अब हम व्यापार कैसे करें। व्यापार करने के लिए भाई व्यापारिक कंपनी होनी चाहिए। तो उस समय हमारे यहाँ मध्यकाल का दौर चल रहा होता है जब कस्तुनतुनिया का पतन होता है। उसी टाइम पीरियड में अलग अलग कंपनियों की यूरोप में स्थापना होती है, और इन कंपनियों के स्थापना के क्रम को पहले हम देखेंगे, फिर इनके आने के क्रम को देखेंगे हम। ये भारत पहले कौन सी कंपनी आती है, किसका एस्टेब्लिशमेंट पहले होता है।
तो सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी की स्थापना होती है। पुर्तगाली अपनी कंपनी एस्टेब्लिश करते हैं 1498 ईस्वी में, और इनकी कंपनी का नाम रहता है एस्तादो द इंडिया। एस्तादो द इंडिया के नाम से पुर्तगालियों ने पहली कंपनी 1498 ईस्वी में बनाई, और ये कंपनी एस्टेब्लिश्ड होने के बाद ये भारत से व्यापार करती है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम कंपनियों के एस्टेब्लिशमेंट के क्रम को देखते हैं। उसके बाद ब्रिटिश कंपनी, जिसको इंग्लिश कंपनी भी कहा जाता है, 1600 ईस्वी में ब्रिटिश कंपनी की स्थापना होती है। इसका भी नाम अलग है। इसका जो मूल नाम है वो है द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज, जिसको हम लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से आगे इतिहास में पढ़ेंगे। उस कंपनी का मूल नाम है द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज। इसकी स्थापना 1600 ईस्वी में होती है। इसके तुरंत बाद डचों ने भी व्यापारिक कंपनी की स्थापना करी। ये लोग 1602 में व्यापारिक कंपनी की स्थापना करते हैं, और इनकी कंपनी का शॉर्ट नेम VOC है, जिसका फुल फॉर्म होता है वेरिंगदे ओस्ट इंडीजी कंपनी। तो इन्होंने भी 1602 में एक नई कंपनी बनाई। फिर डेनमार्क में 1616 में एक व्यापारिक कंपनी की स्थापना होती है, जिसको डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता है। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से इसको जाना जाता है, जिसकी स्थापना 1616 ईस्वी में डेनमार्क में होती है। और ये सारा एस्टेब्लिशमेंट जो हो रहे होते हैं वो व्यापार के उद्देश्य से होते हैं। फिर 1664 में फ्रांसीसियों के द्वारा भी एक कंपनी स्थापित की जाती है, जिसका नाम कंपनी दी इंड ओरिएंटल रहता है। कंपनी दी इंड ओरिएंटल फ्रांसीसियों के द्वारा 1664 में कंपनी स्थापित की जाती है व्यापार के उद्देश्य से। फिर स्वीडिश लोगों के द्वारा 1734 में स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। तो ये लगभग 6 कंपनियां स्थापित की जाती हैं, और इन 6 कंपनियों की स्थापना 1498 में पुर्तगाली कंपनी, इंग्लिश कंपनी की स्थापना 1600 में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 1602 में, डेनमार्क में जो कंपनी व्यापारिक कंपनी बनती है उसका स्थापना होता है 1616 में, फिर फ्रांसीसियों के द्वारा जो कंपनी बनाई जाती है उसकी स्थापना होती है 1664 में, फिर स्वीडन में जो कंपनी एस्टेब्लिश होती है उसकी स्थापना होती है 1734 में। तो स्थापना तो यूरोप में इन कंपनियों की हो जाती है, लेकिन अब अगर इनके आने का क्रम हम देखते हैं तो आने का क्रम इनका अलग अलग है। स्थापना का क्रम है कि पहले पुर्तगाली, देखिए ये 6 कंपनियां एस्टेब्लिश हुई होती है, पुर्तगाली, डच, इंग्लिश, डेन, फ्रेंच और स्वीडिश। लेकिन भारत में मुख्यतः व्यापार के लिए अगर जो कंपनी जानी जाती है वो कंपनियां हैं पुर्तगाली, डच, इंग्लिश और फ्रेंच। ये 4 कंपनियां हैं। पुर्तगाली जो रहते हैं वो सबसे प्रारंभ में आते हैं और सबसे अंत में जाते हैं। गोवा को स्वतंत्र करके सबसे आखिरी में पुर्तगाली ही जाते हैं। सबसे प्रथम में आते हैं और सबसे आखिरी में जाते हैं। तो यहाँ पे जो हम इनको देखते हैं तो इसमें हमको एक चीज का ध्यान रखना रहेगा कि स्थापना का क्रम इनका चाहे जो हो, इनके स्थापना का क्रम है कि पहले पुर्तगाली अपनी कंपनी एस्टेब्लिश किए, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी कंपनी स्थापित की, उसके बाद डच, उसके बाद फ्रेंच। लेकिन आगमन का क्रम इनका अलग है। आगमन का क्रम है कि पहले पुर्तगाली भारत आते हैं, उसके बाद डच आते हैं, उसके बाद इंग्लिश आते हैं, उसके बाद फ्रेंच आते हैं। तो आगमन का क्रम इनका अलग है, लेकिन स्थापना का क्रम अलग है, जो कि आपको ध्यान रखना होगा। हमेशा परीक्षा में पूछ देता है कि यूरोपीय कंपनियों की स्थापना का क्रम क्या है, तो आप एक फॉर्मूला PEDH याद रखिएगा। P से पुर्तगाली, E से इंग्लिश, D से डच और F से फ्रेंच। लेकिन आगमन के क्रम में PDEH होगा, यानी कि एस्टेब्लिशमेंट में ई पहले स्थापित होता है लेकिन आता बाद में है। इंग्लिश ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पहले स्थापित होती है लेकिन आती बाद में है, और डच बाद में स्थापित होता है लेकिन आ पहले जाता है। तो इसकी कहानी अलग है, जो कि हम धीरे धीरे लेक्चर में समझेंगे। तो ये इनके आगमन के क्रम था। अब हम लोग पढ़ते हैं पुर्तगालियों के बारे में। अब आप सभी, क्योंकि हमारे पास मध्यकाल की सीरीज में आप सभी पढ़े हैं, जो हमारे विद्यार्थियों को पता है कि जिस समय पुर्तगाली 1498 में वास्को डी गामा के द्वारा भारत को खोज लिया गया था और ये भारत आगमन का क्रम इनका शुरू हो गया था, उस समय के एज में भारत में मध्यकाल चल रहा था। क्योंकि 1707 में हम औरंगजेब की मृत्यु तक मध्यकाल को पढ़ते हैं, तो उस टाइम पीरियड में जिस समय पुर्तगाली भारत आते हैं
उस टाइम पीरियड में हमारे यहाँ मध्यकाल चल रहा था। तो आप लोग जब मैं टाइम पीरियड जैसे जब मैं जिस सन का नाम लूँ, उस टाइम में आप लोग जरूर ध्यान करिएगा कि उस टाइम में हमारे यहाँ किसका शासन था, सल्तनत काल का शासन था कि मुगल काल का शासन था। ये सब बेनिफिशियल है, जब आप इंटरलिंक करके पढ़ते हैं तो आपके लिए पढ़ना और याद करना आसान हो जाता है। अब पुर्तगाली जो थे ये तो भारत आने वाले पहले यूरोपियन थे, ये मैं बता ही चुकी हूँ, और भारत से जाने वाले भी आखिरी थे। गुजराती पथ प्रदर्शक जो अब्दुल मजीद रहते हैं, उनकी सहायता से वास्को डी गामा 1498 में पहुंच जाते हैं कालीकट, और वहां पे उनका स्वागत करते हैं जमोरिन, जो कि कालीकट के राजा रहते हैं। यहाँ पे हम एक चीज देखेंगे कि 1500 ईस्वी में भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली यात्री पेड्रो अल्वारेज कैब्रोल रहता है, लेकिन इनकी इंपॉर्टेंस इतनी नहीं है क्योंकि पहले ही वास्को डी गामा अपना काम कर चुके थे, लेकिन परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको भी जानना जरूरी है। अब हम थोड़ा सा वास्को डी गामा के बारे में जानते हैं। कौन थे वास्को डी गामा? तो यह अभी तक तो आपको क्लियर हो गया है कि ये पुर्तगाली नाविक थे, क्योंकि जो नाविक रहेगा उसी को समुद्री मार्ग को ढूंढने में ज्यादा सहूलियत रहेगा। पुर्तगाली यात्री थे, ये 3 बार भारत की यात्रा किए थे। पहली यात्रा जो कहानी से आप लोग परिचित हैं 1498 में। दूसरी इनकी यात्रा होती है, पहली बार में ही ये 60 नाव में भर के मसाले ले जाते हैं, 60 गुना बेनिफिट होता है, तो वाजिब है कि ये पुनः आएंगे। उसके बाद दूसरा यात्रा इनका होता है वास्को डी गामा का भारत का 1502 ईस्वी में, और तीसरा यात्रा उनका 1524 ईस्वी में होता है। ये कंटिन्यूअस 3 यात्रा करते हैं वास्को डी गामा। उसके बाद इनकी मृत्यु कोचीन में हो जाती है। कोचीन में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनका मृत्यु के बाद इनको कोचीन में ही दफनाया जाता है, और इनके शारीरिक अवशेषों को लिस्बन में दफनाया जाता है। यानी कि इनको 2 बार दफनाया जाता है। पहली बार इनको कोचीन में दफनाया जाता है, दूसरा बार इनको इनके शारीरिक अवशेषों को लिस्बन में दफनाया जाता है। वास्को डी गामा की यात्रा पर और वास्को डी गामा के जीवन पे और वास्को डी गामा के सभी खोजों पे एक बहुत अच्छी पुस्तक लिखी गई है, जिसको पुर्तगाली महाकाव्य का नाम दिया गया है। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आप या हम वास्को डी गामा के संपूर्ण यात्राओं को डिटेल्स में जान सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो हम लोग उतना ही पढ़ेंगे जितना से हम परीक्षा पास कर जाएं, जो हमारे सिलेबस के बिंदु से महत्वपूर्ण है। तो इनके पर एक पुस्तक लिखी गई है जिसको पुर्तगाली महाकाव्य के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम ओस लूसिया दास नाम है। आप एक बार जरूर देखिएगा इस पुस्तक को। उसके बाद ये वास्को डी गामा की तो कहानी रहती है, तो ये तो व्यापार के उद्देश्य से आते हैं, खोजे रहते हैं, अपना वस्तु का आदान प्रदान करके ये व्यापार करते हैं। उसके बाद भी बहुत सारे लोग, जैसे पुर्तगाली कंपनी की स्थापना हो गई तो अब कंपनी अपने तरफ से गवर्नर भेजती थी। वो गवर्नर यहाँ पे व्यापार का देखरेख करते थे। तो इनमें सबसे महत्वपूर्ण पहले ये पुर्तगाली गवर्नर थे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इनको भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर कहा जाता है। खोजकर्ता वास्को डी गामा है, लेकिन भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा रहते हैं। इन्होंने शांत जल नीति का पालन किया था। ब्लू वाटर पॉलिसी आप लोग सुनते होंगे। अब जैसे बहुत ऐसे टर्म है जिसको अंग्रेजी में ही समझना विद्यार्थी चाहते हैं, तो ब्लू वाटर पॉलिसी की स्टोरी आप लोग जानते होंगे। तो ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति इन्होंने अपनाई थी, और ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति मैं बता दी। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि आखिर क्या है ब्लू वाटर पॉलिसी। तो मैं पहले यहाँ पे ब्लू वाटर पॉलिसी की स्टोरी को कंप्लीट कर देती हूँ, उसके बाद पुनः हम फैक्ट पढ़ेंगे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा से जुड़ा हुआ। अब ब्लू वाटर पॉलिसी क्या रहता है, तो देखिए, जब अरब ट्रेडर्स रहते हैं, वो कस्तुनतुनिया का पतन हो जाता है और अरब ट्रेडर्स संपूर्ण व्यापारिक मार्ग पे अपना अधिकार कर लेते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं कि अपने शक्ति का प्रयोग करके ये संपूर्ण अरब सागर पर जो जल के माध्यम से व्यापारिक मार्ग खोजे गए थे, उस पर भी अपना अधिकार कर लेते हैं और उस मार्ग को अवरोधित करते रहते हैं हमेशा। अब जैसे आप हरमुज जल संधि अरब सागर में स्थित है, हरमुज जल संधि ये व्यापार के लिए सबसे बड़ा हब था उस दौरान में। फिर मलाक्का जल संधि भी था, वो भी प्रमुख व्यापारिक प्लेस था। और इन दोनों
को कनेक्ट करता था, जो मार्ग वो अरब सागर से होकर यूरोप से जो भी यात्री चलता था वो लाल सागर से होते हुए अरब सागर में एंट्री करता था, और अरब सागर से होते हुए वो मलक्का हरमुज जो जल संधि था वहां पे व्यापार करता था। उसके बाद मलक्का जल संधि पर व्यापार के माध्यम जाता था, फिर इंडिया से भी व्यापार करता था। इंडिया का जो पश्चिमी घाट रहता है वो सारा व्यापारिक बंदरगाह उधर रहते हैं, महाराष्ट्र है, गोवा है, केरल है, तो इन सब के माध्यम से सब व्यापार करते थे। लेकिन अरब जो ट्रेडर्स थे वो क्या करते थे कि इन्हीं के नाम पे इस सागर का नाम अरब सागर रखा गया। ये लोग अरब सागर में अधिकार करके और लोगों के व्यापार को बाधित करते थे, यहाँ तक कि लूट लेते थे। इनके नाम के कारण इसका नाम अरब सागर पड़ गया था। ये लोग एक अधिपत्य स्थापित कर लिए थे अरब सागर पे अपना। अब पुर्तगालियों के लिए सबसे बड़ी समस्या थी, खास करके फ्रांसिस्को डी अल्मेडा पहले गवर्नर थे, तो इनके लिए ये बहुत बड़ी चैलेंज की बात थी। इनके लिए ये चैलेंज का सब्जेक्ट था कि जब तक हम अरब सागर में अरब व्यापारियों को शिकस्त नहीं देते हैं तब तक हम लोग आसानी से अपना व्यापार नहीं कर सकते हैं। इस कारण से क्या करते हैं, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति अपनाते हैं। और ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति के तहत इन्होंने क्या किया कि पहले सोचा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अरब सागर पे अपना अधिकार करेंगे, यानी कि समुद्र में स्वयं को मजबूत करेंगे। और इसके लिए इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले एक मजबूत नेवी खड़ी करी, और नेवी खड़ी करने के बाद इन्होंने पहले समुद्र में अरब व्यापारियों से युद्ध किया, उनको परास्त किया, और परास्त करने के बाद संपूर्ण समुद्र पर इन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। और इस आधिपत्य के बाद उन्होंने क्या किया कि इस आधिपत्य के बाद क्या किया कि नियम बना दिया कि अब अरब सागर से होके जो व्यापार करेंगे वो अब हमसे क्या लेंगे, परमिट लेंगे। तो जो उनकी नेवी काम करी रहती है, यानी कि अरेबियन व्यापारियों से अरब सागर को मुक्त करवा के, यानी कि सागर पे अपना आधिपत्य जो इनकी नेवी कायम करती है, इसी आधिपत्य की कहानी को ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से जाना गया। अब इसमें क्या था कि ये अरब सागर पे अपना अधिकार कर लिए, और अधिकार करने के बाद अब इन्होंने नियम बना दिया कि सागर में इनका हमेशा नेवी काम करते रहता था। इन्होंने नियम बना दिया कि जो व्यक्ति या जो भी व्यापारी है, चाहे जो कंपनी है, जिस जगह की कंपनी है, अगर उसको इस समुद्र के माध्यम से व्यापार करना है तो उनको क्या करना होगा, हमसे परमिट लेना पड़ेगा। और उस परमिट का नाम क्या था, तो कार्टेज अर्मेडा नामक परमिट लेना पड़ेगा, और इस परमिट को लेने के बाद ही वो व्यापार करेंगे। इसके बाद आप देखते हैं कि पुर्तगालियों के बाद डच आते हैं, उसके बाद इंग्लिश आते हैं। तो डच ज्यादा टाइम तक क्यों नहीं रह पाते हैं, क्योंकि वो समुद्र पे अपना आधिपत्य नहीं स्थापित करते हैं। लेकिन इनके समुद्र के आधिपत्य को, जैसे पुर्तगालियों के समुद्र के आधिपत्य को आगे चल के ब्रिटिश क्या करेंगे कि बहुत बड़ा चैलेंज देंगे। ये लोग क्या करेंगे कि ये लोग अपनी नेवी को और मजबूत कर लेंगे और इनको शिकस्त करके ये भारत में पहुंच जाएंगे। तो ये स्टूडेंट्स, हम लोग का आज का क्लास इतना ही रहेगा। आगे हम अभी फ्रांसिस्को डी अल्मेडा की कहानी पढ़ रहे हैं। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा में ये तो ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति थी, और फिर क्या करते हैं फ्रांसिस्को डी अल्मेडा 1508 ईस्वी में, सांजल की नीति तो ये अपनाते ही हैं। 1508 में इस नीति के साथ ही एक युद्ध करते हैं ये, जिसको चौल का युद्ध कहा जाता है। और ये युद्ध समुद्र पे लड़ा जाता है। समुद्र पे लड़े जाने का कारण क्या रहता है इस युद्ध में, यहीं से आपका क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये लोगों को, अरेबियंस को भी पराजित करते हैं, तुर्कों को पराजित करते हैं, मिस्र के लोगों को पराजित करते हैं। तो चौल का युद्ध ये लड़ते हैं 1508 ईस्वी में, और ये 3 राज्यों के संघ को इस युद्ध में अल्मेडा पराजित करते हैं। 3 राज्यों का संघ बोले तो पहले तो आप ये जानिए कि चौल कहाँ है। तो चौल महाराष्ट्र का एक बंदरगाह है, और इस चौल के युद्ध को नौसैनिक युद्ध की भी संज्ञा दी गई है, क्योंकि ये समुद्र में ही लड़ा गया, अर्थात पानी में ही लड़ा गया, इसलिए इसको नौसैनिक युद्ध की संज्ञा दी गई। इस युद्ध में 3 राज्यों की शक्तियों को ये पराजित करते हैं। वो 3 राज्य कौन कौन रहते हैं, तो एक राज्य रहता है आपका गुजरात, और वहां का शासक रहता है महमूद बेगरा, और दूसरा तुर्की सेना रहती है, और तीसरा मिस्र की सेना रहती है। इन तीनों
मतलब जगहों की कंबाइंड सेना को फ्रांसिस्को डी अल्मेडा 1508 में चौल के युद्ध में पराजित करते हैं और इस युद्ध के पश्चात क्या करते हैं कि संपूर्ण समुद्र पे ब्लू वाटर पॉलिसी को ये लागू करते हैं और लागू करने के बाद अपनी शक्ति और अपनी नेवी को एस्टेब्लिश करते हैं और अपने व्यापार को ये कंटिन्यू करते हैं। आगे हम पुनः पढ़ेंगे, अभी बहुत सारे पुर्तगाली गवर्नर के बारे में हम लोग को पढ़ना है, लेकिन आज स्टूडेंट्स इतना ही रहने देते हैं। कल के लेक्चर में पुनः हम अगले गवर्नर के बारे में पढ़ाएंगे। थैंक यू। आप सभी इस चीज़ों को देखिए और अपने पढ़ाई में इसका लाभ उठाइए। धीरे धीरे हम अपने चैनल पे आप लोगों के लिए रिटेन में नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे और रिटेन में पढ़ाएंगे। अभी आप लोग हमारे लेक्चर से ही बेनिफिट उठाइए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।